अक्टूबर 2017 गुजरात का वडोदरा शहर। एक रात पूरा शहर सो रहा है, लेकिन एक फार्म हाउस में रोशनी है। 60,000 स्क्वायर फीट का वो फार्म हाउस, जहां कभी इंडिया और नाइजीरिया के सबसे रसूखदार लोग पार्टियां करते थे, आज रात खाली हो रहा है। सूटकेस बंद रहे हैं, एक प्राइवेट जेट तैयार है और उस जेट में बैठ रहे हैं दो भाई। उनके हाथ में भारतीय पासपोर्ट नहीं है, उनके हाथ में है अल्बानिया का पासपोर्ट। जी हाँ, अल्बानिया, एक ऐसा देश जो बाल्कन पेनिनसुला में है, जिसका नाम अधिकतर भारतीयों ने ज्योग्राफी की किताब में भी नहीं पढ़ा। ये दोनों भाई थे नितिन सैंडसेरा और चेतन सैंडसेरा, और जब उनका वो जेट भारत की जमीन छोड़ रहा था, उसी वक्त सीबीआई की टीम उनके घर का दरवाजा खटखटा रही थी। एक ऐसा घोटाला जो नीरव मोदी के पीएनबी स्कैम से भी बड़ा था। पीएनबी 11,400 करोड़, सैंडसेरा 14,500 करोड़। और फिर भी आपने उनका नाम पहली बार आज सुना। क्यों? क्योंकि नीरव मोदी के पास था ग्लैमर, हीरे थे, विदेशी गैलरीज थी, फोर्ब्स लिस्ट थी। सैंडसेरा, उनके पास था जेलेटिन। हाँ, वही जेलेटिन जो दवाई के कैप्सूल के ऊपर चढ़ी होती है। मामूली प्रोडक्ट, लेकिन मामूली घोटाला नहीं। और अब नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। कोर्ट ने कहा, 5,100 करोड़ जमा करो, सीबीआई का केस बंद, ईडी का केस बंद, पीएमएलए बंद, ब्लैक मनी बंद, फ्यूजिटिव टैग हटाओ, सब कुछ एक झटके में साफ। और सैंडसेरा भाइयों ने 6 दिसंबर 2025 को डेडलाइन से 11 दिन पहले 5,100 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करा दिए। 14,500 करोड़ के घोटाले के लिए 5,100 करोड़ में माफी, 1/3 से भी कम। तो सवाल ये है, क्या ये न्याय था, या ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता लीगल बार्गेन था? ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी में हर परत के नीचे एक और परत है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत बहुत साधारण थी, बहुत साधारण। सैंडसेरा परिवार का पुश्तैनी काम था चाय की ट्रेडिंग। जी हाँ, चाय। गुजरात के वडोदरा में एक ऑर्डिनरी ट्रेडिंग फैमिली। 1980 के दशक में नितिन और चेतन ने उस चाय की दुकान से आगे देखना शुरू किया। उन्होंने फार्मा में कदम रखा। जेलेटिन कैप्सूल्स, आपकी हर दवाई के बाहर जो कोटिंग होती है वो जेलेटिन से बनती है, और स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड उसे बनाती थी। ये कोई ग्लैमरस बिजनेस नहीं था, लेकिन ये प्रॉफिटेबल था। और धीरे धीरे स्टर्लिंग बायोटेक फार्मास्यूटिकल ग्रेड जेलेटिन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। 2010 के दशक की शुरुआत तक स्टर्लिंग ग्रुप की टोटल वैल्यू थी लगभग $7 अरब। $7 अरब, एक चाय की दुकान से $7 अरब तक। लेकिन ये सफर सिर्फ बिजनेस की वजह से नहीं था। 2003 में सैंडसेरा ने एक नई कंपनी बनाई, स्टर्लिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन लिमिटेड, और उसे हेडक्वार्टर किया नाइजीरिया में। फार्मा से ऑयल, जेलेटिन से क्रूड। और नाइजीरिया क्यों? क्योंकि उस वक्त शेल और एक्सॉन मोबाइल जैसी ग्लोबल जायंट्स नाइजीरिया की ऑयल इंडस्ट्री से धीरे धीरे निकल रही थीं। वो स्पेस खाली हो रही थी, और सैंडसेरा बंधुओं ने बिजली की रफ्तार से उस जगह को भर दिया। उनकी दो कंपनियां, स्टर्लिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी और स्टर्लिंग ग्लोबल ऑयल रिसोर्सेज लिमिटेड, मिलकर रोजाना 50,000 बैरल कच्चा तेल निकालने लगीं। 50,000 बैरल हर दिन। और वो तेल किसके पैसे से निकाल रहे थे? भारत के सरकारी बैंकों के पैसे से, आपके पैसे से। 2005 में सेबी ने उनके शेयर्स में मैनिपुलेशन के संकेत देखे। जांच शुरू हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2012 में आंध्रा बैंक के नेतृत्व में दिया गया लोन एनपीए हो गया। सीबीआई को इसकी भनक लगी, लेकिन एफआईआर वो आई 2017 में। 5 साल। और इन 5 सालों में सैंडसेरा ने क्या किया? उन्होंने खड़ी की 249 डोमेस्टिक शेल्स और 96 ऑफशोर शेल्स, 345 कागजी कंपनियां। एक ऐसा जाल जिसमें पैसे का ट्रेल ढूंढना रेत में सुई ढूंढने जैसा था। अब समझते हैं कि यह घोटाला हुआ कैसे, और ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहला हथियार, डबल लेयर लोन। आंध्रा बैंक की अगुवाई में एक कंसोर्शियम ने स्टर्लिंग बायोटेक को भारत में लोन दिया। यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आपका हमारा पैसा।
और साथ ही उन्हीं बैंकों की विदेशी ब्रांचेज ने ओवरसीज में अलग लोन दिया। भारत में अलग, विदेश में अलग। ईडी की जांच के अनुसार सिर्फ ओवरसीज लोन था 9,000 करोड़ रुपए, टोटल 14,500 करोड़। दूसरा हथियार, नाइजीरिया का झांसा। बैंकों को बताया, हमारे नाइजीरिया में ऑयल फील्ड्स हैं, बहुत प्रॉफिटेबल, लोन चुका देंगे। और सच में वहां ऑयल निकलता भी था, लेकिन उस ऑयल बिजनेस को खड़ा करने का पैसा भारतीय बैंकों का था। यानी आपके पैसे से उनका एम्पायर बना और उनका एम्पायर उनका रहा। तीसरा हथियार, शेड कंपनीज का महाजाल। लोन का पैसा सीधे नाइजीरिया नहीं गया, पहले 249 डोमेस्टिक शेल्स में गया, फिर 96 ऑफशोर शेल्स में। हर ट्रांसफर पर ट्रेल टूटती रही। पैसा नाइजीरिया गया, यूएस गया, दुबई गया, लंदन गया। बोगस एक्सपोर्ट्स दिखाए गए, फर्जी इनवॉइसेस बनाए गए, और उस पैसे से लंदन में एक लग्जरी फ्लैट खरीदा गया, नाइजीरिया में ऑयल रिग्स खरीदे गए, समुद्री जहाज खरीदे गए और एक प्राइवेट बिजनेस जेट। चौथा हथियार, बैंक के अंदर से साठगांठ। सीबीआई चार्जशीट में नाम आया आंध्रा बैंक के तत्कालीन डायरेक्टर अनूप प्रकाश गर्ग का। जनवरी 2019 में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया, यानी बैंक के दरवाजे के रखवाले ने ही दरवाजा खोल दिया था। पांचवा हथियार, राजनीतिक प्रोटेक्शन का कथित जाल। और यहां आता है सबसे एक्सप्लोजिव चैप्टर। स्टर्लिंग बायोटेक के ऑफिस में 2011 में एक डायरी मिली। उसमें कुछ इनिशियल्स थे, एपी। ईडी ने दावा किया ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल। उस डायरी में एंट्रीज थीं पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स के पेमेंट्स की। एक गवाह ने बयान दिया कि अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल चेतन सैंडसेरा के दिल्ली फार्म हाउस में पार्टियां करते थे, जिनका खर्चा सैंडसेरा उठाते थे। ईडी ने अहमद पटेल को 2020 में 4 बार कुल 27 घंटे से ज्यादा पूछताछ की, 128 सवाल। अहमद पटेल ने सभी आरोप खारिज किए, कहा यह राजनीतिक प्रतिशोध है। नवंबर 2020 में अहमद पटेल का कोविड से निधन हो गया। मामला अनिर्णीत, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या सैंडसेरा को किसी ने प्रोटेक्ट किया? क्या 2012 से 2017 तक वो 5 साल कोई दे रहा था उन्हें? अक्टूबर 2017 सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की 5,383 करोड़ की बैंक फ्रॉड, और उसी रात या उसके कुछ घंटों बाद सैंडसेरा परिवार अल्बानिया के पासपोर्ट लेकर भारत छोड़कर चला गया। ये कोइंसिडेंस नहीं था, किसी ने बताया था। 2018 में उन्हें ऑफिशियली भगोड़ा घोषित किया गया, और फिर शुरू हुई एक ऐसी चेस जो आज तक पूरी नहीं हुई। ईडी ने जून 2019 में एक ऐतिहासिक एक्शन किया। एक ही दिन में, एक ही ऑर्डर में अटैच की गई संपत्तियां सुनिए। नाइजीरिया में ऑयल रिग्स, नाइजीरिया में ऑयल फील्ड्स, समुद्री जहाज, लंदन का लग्जरी फ्लैट, एक प्राइवेट बिजनेस जेट। कुल 9,778 करोड़ रुपए एक झटके में अटैच किए गए। सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, इनकम टैक्स, चारों एक साथ। पूरा देश उन्हें ढूंढ रहा था, और वो नाइजीरिया में दिवाली की पार्टी दे रहे थे। जी हां, आपने सही सुना। इंडिया में डिक्लेयर्ड फ्यूजिटिव्स, इंटरपोल नोटिस, और नाइजीरिया में दिवाली पार्टी। भारत ने नाइजीरिया से एक्स्ट्रेडिशन मांगी। नाइजीरिया ने साफ इनकार कर दिया, कहा ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। और क्यों नहीं कहते, नाइजीरिया को रोज 50,000 बैरल तेल मिल रहा था, अरबों का रेवेन्यू मिल रहा था। शेल और एक्सॉन मोबाइल जा चुके थे, सैंडसेरा की जरूरत थी उन्हें। और यहां कोविड-19 के उस काले दौर में, जब पूरा देश लॉकडाउन में था, सितंबर 2020 में सैंडसेरा के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। एक पिटीशन जो मांग रही थी सभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर स्टे, और सुप्रीम कोर्ट ने सुना। नाइजीरिया में वो एम्पायर जो भारत के पैसे से बना। जब भारत में एफआईआर थी, अटैचमेंट था, इंटरपोल नोटिस था, उसी दौरान नाइजीरिया में स्टर्लिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। रोजाना 50,000 बैरल तेल। सीबीआई के अनुसार उन्होंने नाइजीरिया की नागरिकता के लिए भी आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट की वो पिटीशन जो नहीं होनी चाहिए थी। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 बहुत स्पष्ट है, एक फ्यूजिटिव सिविल प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं ले सकता। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किसने फाइल की? उनके सीए हेमंत हाथी ने। वो सीए जो खुद इसी केस में अक्यूज्ड थे। एक अक्यूज्ड दूसरे अक्यूज्ड की तरफ से पिटीशन, और सुप्रीम कोर्ट ने सुना। 2022 में कोर्ट ने खुद कहा था कि अगर पिटिशनर 900 करोड़ लाने को तैयार है तो सरकार क्या कंसेशन देगी। यानी कोर्ट ने खुद बार्गेन की भाषा बोली, यानी सिस्टम ने तय कर लिया था ये केस सजा से नहीं, सेटलमेंट से बंद होगा। 5100 करोड़ का गणित जो कुछ नहीं बताता। सरकार का दावा है टोटल रिकवरी 9,799 करोड़ हुई,
लेकिन उसमें वो अटैच्ड संपत्तियां हैं जो अभी फिजिकली सेल नहीं हुई। नाइजीरिया में ऑयल रिग्स अटैच हुए, क्या वो वापस आए? लंदन का फ्लैट अटैच हुआ, क्या वो बिका? अटैच करना और रिकवर करना दो अलग अलग चीजें हैं। और बाकी के 9,400 करोड़ वो हवा में हैं। सबसे गहरा सवाल, सीबीआई को 2012 में पता था, एफआईआर 2017 में। 5 साल। उन 5 सालों में 249 डोमेस्टिक शेल्स बनी, 96 ऑफशोर शेल्स बनी, अल्बेनियन पासपोर्ट बना, नाइजीरिया का एम्पायर खड़ा हुआ। ये सब बिना किसी की जानकारी के हुआ, या किसी ने जानबूझकर आंखें मूंद लीं? लेकिन ये सवाल उठता है, अगर शुरुआत से ही सिस्टम टाइट होता तो क्या बार्गेन की नौबत आती? भारत में अभी दर्जनों फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं। उनके लॉयर्स अब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल करेंगे। वो कहेंगे हम भी सेटल करने को तैयार हैं। और अगर हर बार यही हो तो भागने का रिस्क क्या बचा? एक फॉर्मूला बन गया है, देश छोड़ो, कुछ साल निकालो, फिर 1/3 रकम लौटाओ और साफ। बैंक्स में जो डिपॉजिटर्स थे, जिनका पैसा था, उनके साथ क्या हुआ? आंध्रा बैंक 2019 में इतना कमजोर हो गया था कि उसे यूनियन बैंक में मर्ज करना पड़ा। जब एक पब्लिक सेक्टर बैंक डूबता है, सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे से उसे बचाती है। यानी सांडेसरा ने जो चुराया, उसकी भरपाई आपकी और हमारी टैक्सेस से हुई। और अब उन्होंने 1/3 लौटाकर सब कुछ क्लीन कर लिया। बाकी 2/3 वो किसके पॉकेट में है? तो आज का सवाल बहुत सीधा है। 14,500 करोड़ के घोटाले के लिए 5,100 करोड़ में सब केसेस बंद करना, क्या ये न्याय था, या ये भारत के कानून की सबसे महंगी बिकवाली थी? कमेंट में जरूर बताइएगा, हाँ या नहीं। एंड इन द मीन टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।